Welcome to lecture 5 of solution chapter in chemistry. I am Pankaj Kapadia, BTech IIT Delhi, Director IITS Tapasya, Patna. Now in this lecture we will discuss what is called as an ideal and a non-ideal solution. As I had told you previously in the third lecture probably, that the Raoult's law is actually obeyed by ideal solutions. So first of all we will try to understand how does a solution becomes ideal and how does a solution become non-ideal. So let us assume, we take an example that we are mixing A and B. Two components A and B are being mixed and a solution is being formed. Now we are working with an assumption. हमारा एक छोटा सा assumption है कि like molecules के बीच के forces similar है. मतलब जब A का सैंपल हम लेते हैं तो वहां पर एक फोर्स काम करता है जो मॉलिक्यूल्स ऑफ A एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ A के बीच में होता है, यानी कि A और A के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है उसको मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं फोर्स बिटवीन A एंड A. सिमिलरली अगर हम B सॉल्यूशन लेते हैं B का, तो B के मॉलिक्यूल्स में भी आपस में कुछ फोर्स होगा, फोर्स बिटवीन B एंड B. तो हमारा एक छोटा सा assumption है कि लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्सेस जो है वो सिमिलर होंगे. लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्सेस सिमिलर कहने का मतलब क्या है कि जो फोर्स A और A के बीच होगा वही फोर्स B और B के बीच होगा. ये हमारा assumption है. जैसे लेट अस अज्यूम अगर इस क्लासरूम को मैं दो हिस्से में बांट दूं, ये आधा एक अलग क्लासरूम है और ये आधा एक अलग क्लासरूम है, तो मेरा एक छोटा सा assumption है कि जितनी गहरी दोस्ती इस क्लासरूम के बच्चों की आपस में है उतनी ही गहरी दोस्ती इस क्लासरूम के बच्चों की आपस में है. ये assumption है. अब अगर हम A और B को मिक्स करते हैं, अगर हम इस क्लास और इस क्लास के बच्चों को मिक्स करके पढ़ाना चाहते हैं, तो यहां पर तीन केसेस अराइज होंगे. पहला, आई रिपीट वंस अगेन, ये हमारा assumption है कि इस क्लास के बच्चों की दोस्ती आपस में और इस क्लास के बच्चों की दोस्ती आपस में एक जैसी है. लेकिन जब हम दोनों को मिक्स करेंगे, यहां पर जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि फोर्स बिटवीन A एंड फोर्स बिटवीन B एंड B, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्सेस एक जैसे हैं. यही assumption हमारे तीनों जगह पे मैंने तीनों केसेस में कंसीडर किया है. लेकिन जब हम A और B को मिक्स करेंगे तो वहां पर एक नया फोर्स पिक्चर में आएगा और वो नया फोर्स होगा फोर्स बिटवीन A एंड B. A के मॉलिक्यूल्स और B के मॉलिक्यूल्स के बीच कैसा फोर्स है, ये एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि जब तक A में B नहीं मिला था वो ये फोर्स पिक्चर में ही नहीं था. जब तक B में A नहीं मिला था ये फोर्स पिक्चर में ही नहीं था. लेकिन जब दोनों को मिक्स करेंगे तो A और B के बीच का भी एक फोर्स आ जाएगा. यानी कि अगर मैं क्लासरूम के हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो ये क्लासरूम के बच्चों के आपस में अच्छी दोस्ती है और जितनी गहरी दोस्ती इस क्लासरूम के बच्चों में है उतनी ही गहरी दोस्ती इस क्लासरूम के बच्चों में भी है. लेकिन अब अगर मैं दोनों को मिक्स करके पढ़ाना चाहता हूं, दोनों को मिक्स करके एक क्लास बनाना चाहता हूं, तो वहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि इस क्लास की बच्चों की इस क्लास के बच्चों से कैसी दोस्ती है. तो यहां पर तीन केस अराइज होता है. पहला कि फोर्स बिटवीन A एंड B बिल्कुल बराबर हो उसी फोर्स के जितना कि फोर्स A और A के बीच था, जितना कि फोर्स B एंड B के बीच था. कहने का मतलब कि इस क्लासरूम के बच्चों से इस क्लासरूम के बच्चों से उतनी ही गहरी दोस्ती है जितनी गहरी दोस्ती इनकी आपस में थी और इनकी आपस में थी. तो ऐसे मिक्सिंग को हम कह देंगे आइडियल मिक्सिंग, और ऐसे मिक्सिंग से जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन. क्योंकि ऐसा लगेगा ही नहीं कि दो अलग अलग क्लासरूम के बच्चों को आपस में बिठाया गया है, दो अलग अलग चीजों को एक तरह से मिक्स किया गया है, क्योंकि वहां पर एक तरह से सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, चाहे A का A के साथ, B का B के साथ या A का B के साथ, सारे मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स जो है वो एक जैसा होगा. ऐसे मिक्सिंग को हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशंस. ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशंस. और वहां पर डेल्टा V मिक्सिंग जीरो होगा. मतलब मिक्स करने के कारण वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा. कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन का हम 10 ml मिलाते हैं
और दूसरे का हम 15 ml मिलाते हैं, तो ये दोनों मिक्स होने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसका एग्जैक्ट वॉल्यूम 25 ml ही होगा, यानी कि वॉल्यूम मिक्स करने के कारण वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड पार्ट, डेल्टा H मिक्सिंग विल बी 0, मतलब चूंकि फोर्सेस सिमिलर हैं तो ऐसी चीजों को मिक्स करने के लिए ना तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा ना ही हमें एनर्जी रिलीज कराना पड़ेगा, यानी कि ना तो ये एंडोथर्मिक होगा ना ही ये एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि फोर्सेस बिल्कुल एक जैसे हैं। तो डेल्टा H मिक्सिंग विल बी 0। नेक्स्ट, जो ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो बिल्कुल उतना ही होगा जितना हम कैलकुलेट करते हैं राउल्ट्स लॉ से, P0A XA प्लस P0B XB। तो वेपर प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द प्रेशर व्हाट वी डिटरमाइन यूजिंग द राउल्ट्स लॉ, यानी कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो बिल्कुल राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग होगा, और राउल्ट्स लॉ से जो वेपर प्रेशर आएगा वही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। ऐसा सॉल्यूशन नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, उसमें कोई ऊपर नीचे वाली बात नहीं आएगी। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होगा कि जब सिमिलर फंक्शनल ग्रुप की चीजें मिक्स की जाए, एक जैसे फंक्शनल ग्रुप की चीजें मिक्स की जाए, तो ऐसे सॉल्यूशंस जो बनेंगे वो आमतौर पर आइडियल होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स एक जैसा होगा। फॉर एग्जांपल बेंजीन एंड टॉलीन। बेंजीन आप सबको पता होगा कि दिस इज बेंजीन एंड दिस इज टॉलीन। उसी प्रकार मिथानॉल एंड इथानॉल, ये दोनों अल्कोहल ग्रुप्स के हैं और बिल्कुल अगल बगल वाले हैं होमोलोगस सीरीज में। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि ऐसी चीजों को जब मिक्स करेंगे जिनका फंक्शनल ग्रुप एक जैसा है, तो ये जो सॉल्यूशन बनाएंगे ये आइडियल सॉल्यूशंस बनेंगे। लेकिन अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि मान लीजिए ए और बी के बीच का फोर्स तो इक्वल था, लेकिन जो ए और बी के बीच का फोर्स है वो पहले वाले फोर्स की तुलना में, लाइक मॉलिक्यूल्स की फोर्स की तुलना में कम है। कहने का मतलब कि इस क्लास के बच्चों की आपस में अच्छी दोस्ती है, इस क्लास के बच्चों की भी आपस में अच्छी दोस्ती है, लेकिन इस क्लास के बच्चों की इस क्लास के बच्चों से उतनी गहरी दोस्ती नहीं है, थोड़ा कम है। तो क्या होगा? तो ये होगा कि अब इन बच्चों को जब हम एक साथ बिठाएंगे तो ये बच्चे आपस में थोड़ा दूर दूर बैठेंगे, क्योंकि उनकी दोस्ती इन बच्चों से इतनी गहरी नहीं है जितनी उनकी आपस में है। तो इस वजह से वॉल्यूम में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा। कैसे? अगर मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल, एक सॉल्यूशन का हम, एक लिक्विड का अगर हम 10 ml लेते हैं और दूसरे का 15 ml लेते हैं, तो दोनों को मिक्स करने पर आइडियली होना चाहिए था 25 ml, लेकिन जब चूंकि मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स थोड़ा कम हो गया है तो वो थोड़ा सा दूर दूर हो जाएंगे और उसके बेसिस पे जो मिक्स करने के बाद वॉल्यूम आएगा वो 25 ml से ज्यादा हो जाएगा। ऐसे डेविएशन को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, जहां पर फोर्स बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स कम हो जाता है फोर्स बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स। जब फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन फोर्स बिटवीन ए एंड ए और फोर्स बिटवीन बी एंड बी, ऐसे केस में ये पॉजिटिव डेविएशन कहलाता है। और ऐसे चीजों को जब मिक्स करेंगे तो एक तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, दूसरा ऑब्वियस सी बात है कि उतनी गहरी दोस्ती नहीं है तो वो लोग विलिंगली साथ नहीं बैठना चाहेंगे, तो उनको थोड़ा डंडा मार के बिठाना पड़ेगा। यानी कि ऐसे सॉल्यूशन को मिक्स करने में हमें हीट एनर्जी देना पड़ेगा, थोड़ा एनर्जी लगाना पड़ेगा ताकि वो मिक्स हो। तो ऐसे सॉल्यूशंस के मिक्सिंग के लिए जो डेल्टा H मिक्सिंग है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वाभाविक तौर पर जब फोर्स कम होगा तो सिस्टम ज्यादा वोलेटाइल होगा, क्योंकि फोर्स ज्यादा होगा तो बॉयल करना मुश्किल होगा, फोर्स कम होगा तो बॉयल करना आसान होगा। तो इसलिए यहां पर जो वेपर प्रेशर आएगा वो आइडियली जितना राउल्ट्स लॉ से आना चाहिए था उससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब मोर वोलेटाइल होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, जब लेस वोलेटाइल होगा तो वेपर प्रेशर घटेगा। यानी कि पॉजिटिव डेविएशन के केस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो हम राउल्ट्स लॉ से डिटरमाइन करते हैं उसकी तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होगा, एंड देयरफॉर ये मोर वोलेटाइल होगा। स्वाभाविक बात है, अगर कोई चीज मोर वोलेटाइल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली कम होना चाहिए, क्योंकि वो अगर उसके बॉयल होने की टेंडेंसी ज्यादा है, वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो वो रिलेटिवली कम टेम्परेचर पे ही बॉयल होना शुरू हो जाएगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है कि जब एक पोलर और एक नॉन पोलर कंपोनेंट को मिक्स कर दिया जाए
जैसे दारू और पानी, पानी एक पोलर सब्सटेंस है और दारू वैसे रिलेटिवली नॉन पोलर है, बहुत कम पोलर होता है। तो जब ऐसे सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो इनके बीच फोर्सेस जो होते हैं वो काफी कम होते हैं एज कंपेयर टू विद इन देमसेल्व्स, तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। इसका ठीक उल्टा, अगर मान लीजिए कि ए और बी के बीच का फोर्स ए और बी की तुलना में और ज्यादा हो जाए, कहने का मतलब कि इस क्लास के बच्चों की उस क्लास के बच्चों से और ज्यादा प्रगाढ़ दोस्ती है, और ज्यादा गहरी दोस्ती है, तो क्या होगा? जब दोनों को एक साथ बिठाएंगे तो चूंकि दोस्ती ज्यादा है तो वे एक दूसरे के और नजदीक बैठेंगे, यानी कि मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, तो डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि अगर एक सॉल्यूशन, एक लिक्विड का 10 ml और दूसरे लिक्विड का हम 15 ml मिक्स करते हैं तो आइडियली ये 25 होना चाहिए था, लेकिन वॉल्यूम चूंकि घटेगा तो मिक्स होने के बाद ये 25 ml से कम हो जाएगा। ऐसे डेविएशन को हम लोग कहते हैं नेगेटिव डेविएशन, यानी कि वॉल्यूम यहां घट रहा है। नेक्स्ट, चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, चूंकि दोस्ती ज्यादा है, तो ये लोग अपनी इच्छा से बैठना चाहेंगे, विलिंगली बैठना चाहेंगे, इसलिए इनका जो डेल्टा एच मिक्सिंग होगा, जो मिक्स करने के लिए जो एनर्जी होगा उसमें एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि जहां अट्रैक्टिव फोर्स काम करते हैं वहां एनर्जी घटती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, और जहां रिपल्सिव फोर्स काम करता है वहां स्टेबिलिटी घटती है, एनर्जी बढ़ती है। तो यहां पर एनर्जी घटेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो देयरफॉर डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वो नेगेटिव होगा। स्वाभाविक तौर पर जब मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको बॉयल करना मुश्किल होगा, वो रिलेटिवली लेस वोलेटाइल होगा, और जब लेस वोलेटाइल होगा इसका सीधा मतलब है कि वेपर प्रेशर कम होगा, और वेपर प्रेशर कम कहने का मतलब है कि इस सॉल्यूशन का, ऐसे सॉल्यूशन का जो कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, इनका वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना आना चाहिए उससे कम होता है, और चूंकि वेपर प्रेशर कम होगा तो डेफिनेटली ये लेस वोलेटाइल होंगे। और सिंपल वजह है, जब मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसको बॉयल करना मुश्किल होगा, तो अब वो हायर टेम्परेचर पे बॉयल होंगे। इसका बढ़िया एग्जांपल, ये नॉर्मली वहां पर काम आता है जहां पर कोई एक्स्ट्रा फोर्सेस पिक्चर में आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल मैंने लिया है। यहां पर क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन और एसीटोन के ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करने लगती है, और इसलिए यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है और ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। अब हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या होता है? पी नॉट ए एक्स है। वेपर प्रेशर ऑफ बी क्या होता है? पी नॉट बी एक्स बी। एक्स बी की जगह मैंने 1 - x से लिख दिया है। तो अगर हम ग्राफ बनाएं जिसमें y एक्सिस पे प्रेशर है और x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A है, तो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0 होगा इसका मतलब प्योर B, और जब मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1 होगा तो इसका मतलब प्योर A। तो अगर मैं इसका वेपर प्रेशर का XA के साथ ग्राफ बनाता हूं तो ये आ जाएगा y बराबर mx, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये आपका हो गया वेपर प्रेशर ऑफ A, ये आपका हो गया वेपर प्रेशर ऑफ B, y बराबर mx प्लस c। और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो भी आप देख सकते हैं y बराबर mx प्लस c। ये जो ब्लू लाइंस आपको दिख रही हैं, ये ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है y बराबर mx को, ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ A। ये जो दूसरा ब्लू लाइन है ये हो गया y बराबर mx प्लस c, इसका स्लोप नेगेटिव है, और ये वेपर प्रेशर ऑफ B को डिनोट कर रहा है। और जो ये ब्लैक वाला लाइन है जो बेसिकली दोनों का सम है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। आई होप आई हैव बीन क्लियर thus far. Now if I take the graph of positive deviation, this y-axis represents vapor pressure, x-axis represents mole fraction of A. तो जो ब्लू लाइन यहां पे दिख रही है आपको, the blue line represents ideal solution. We have already discussed in the previous slide that it will be a straight line passing through origin and having different intersection slopes. Now, if I try to replicate the graph of a positive deviation solution, the vapor pressure has to be a little bit more than what it was ideally.
or rather what it was according to ideal solution, what it was according to Raoult's law. So these blue lines are actually representing the vapor pressure according to Raoult's law, and those black lines are actually representing the vapor pressure of a solution in a positive deviation case. You can see that this blue line was the vapor pressure of a straight line. The black line is a little bit tilted towards up. It is a curve. We don't need to know the exact expression. It varies from solution to solution. But I wanted to discuss the nature only. नेचर ये है कि राउल्ट्स लॉ के हिसाब से जो प्रेशर होना चाहिए था ब्लू लाइन, उससे थोड़ा ज्यादा होगा ए का वेपर प्रेशर, बी का जितना होना चाहिए था उससे थोड़ा ज्यादा होगा बी का वेपर प्रेशर, और जब दोनों का इंडिविजुअली ज्यादा होगा तो ओवरऑल सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर आइडियली जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव डिविजन की बात करूं तो जो ग्राफ यहां थोड़ा थोड़ा ऊपर था वो सेम ग्राफ यहां थोड़ा थोड़ा नीचे हो जाएगा। ये सिर्फ एक आइडिया आपको दे रहा है कि राउल्ट्स लॉ के हिसाब से तो ब्लू लाइंस होनी चाहिए थी, स्ट्रेट लाइंस, लेकिन यहां पर पॉजिटिव डिविजन के केस में वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और नेगेटिव डिविजन के केस में ए का वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, बी का भी कम हो जाएगा और अल्टीमेटली सॉल्यूशन का भी कम हो जाएगा। सो दिस इज द discussion of how the vapor pressure varies according to mole fraction in case of an ideal solution we have discussed earlier, and now this is the case of non-ideal, the positive division and negative division. Now coming on to the next, I would like to discuss what is something called fractional distillation. Fractional distillation क्या होता है? सबसे पहला सवाल यह है कि fractional distillation होता क्या है? So definition says the method of separation of two or more substances, the method of separation of two or more substances on the basis of the relative volatilities is called fractional distillation. दो या दो से अधिक substances यदि उनके अंदर volatility का difference हो, अगर उनके बीच volatility का difference हो, उनमें से कोई एक substance कम volatile कोई ज्यादा volatile हो, तो उनकी वोलेटिलिटी के बेसिस पर अगर हम उन दोनों को सेपरेट करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। अब ये एग्जैक्टली कैसे होता है मैं आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन करूंगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा। आइडियल सॉल्यूशन के केस में YA/XA का रेशियो, YA इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, XA इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज। तो एक्सप्रेशन के हिसाब से ये एक्सप्रेशन है P0A वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ P0A से डिवाइड कर दूं और जबरदस्ती XB जोड़ दूं और XB घटा दूं तो उससे कोई फर्क पड़ा नहीं। फायदा क्या हुआ कि XA प्लस XB की वैल्यू हो गई 1 और इन दोनों टर्म्स में से XB कॉमन आ गया। तो आप ये एक्सप्रेशन देख सकते हैं। अब आप यहां देखिए कि यदि P0B ज्यादा हुआ P0A से तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, और यदि P0B कम हुआ P0A से तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा। 1 में से कुछ घटेगा तो ये 1 अपन फ्रैक्शन हो जाएगा जो कि ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो यही बात मैं यहां कहना चाह रहा हूं कि यदि P0A ज्यादा हुआ P0B से तो ये टर्म नेगेटिव हुआ। 1 माइनस समथिंग विल बी अ फ्रैक्शन एंड 1 अपॉन फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन 1। तो ये जो रेशियो है वो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो मैंने वही बात कही कि A और B में यदि A मोर वोलेटाइल है और B लेस वोलेटाइल है तो कभी भी A का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में जो होगा XA जो होगा वो हमेशा A के मोल फ्रैक्शन जो कि वेपर फेज में होगा YA उससे कम होगा। यानी कि अगर कोई कंपोनेंट मोर वोलेटाइल है तो उसका लिक्विड फेज में जो कंपोजिशन होगा, जो मोल फ्रैक्शन होगा, उसकी तुलना में वेपर फेज में उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा क्योंकि वो मोर वोलेटाइल है। ये मैथमेटिक्स कहती है, ये लॉजिक कहता है। अब इसके बेसिस पर देखिए हम क्या कर सकते हैं। यहां पर मैं आपके सामने 3 ग्राफ्स डिस्कस करूंगा बारी बारी से। फिलहाल हम पहले आइडियल सॉल्यूशन वाले ग्राफ पे फोकस करते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन वाले ग्राफ की बात करूं मैं तो ये लाइंस आपको जो दिख रही हैं 2 ब्लू वाली, ये फेजेस को सेपरेट करने वाली लाइंस है। इसके ऊपर बिल्कुल गैस फेज है और इसके नीचे लिक्विड फेज है। इन दोनों के बीच में लिक्विड भी हो सकता है
और कुछ वेपर भी हो सकता है, दोनों होगा। अब अगर मैं एक प्योर सब्सटेंस का ग्राफ बनाऊं, यही वाला ग्राफ, प्योर सब्सटेंस का ग्राफ जो है वो टेम्परेचर के साथ बिल्कुल ऐसा होगा, ये लिक्विड, ये वेपर या गैस, ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है। क्योंकि प्योर सब्सटेंस एक फिक्स टेम्परेचर पे बॉईल होता है। जैसे पानी की बात करूं तो वो 100 पे बॉईल होना शुरू होगा, 100 पे कंप्लीटली बॉईल हो जाएगा, तभी जाके टेम्परेचर आगे बढ़ेगा। लेकिन जब आप दो चीजों को मिक्स करते हैं तो ये जो सॉल्यूशन है ये किसी एक टेम्परेचर पे बॉईल नहीं होता है, ये बॉईल होना शुरू होता है किसी और टेम्परेचर पे और कंप्लीटली बॉईल होता है किसी और टेम्परेचर पे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दारू और पानी का ही मिक्सचर ले लूं तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 70-75 डिग्री के आसपास होता है कुछ, और पानी का 100 डिग्री। जब दोनों का मिक्सचर लेंगे तो वो लगभग 70-75 के आसपास बॉयल होना शुरू हो जाएगा और कंप्लीटली बॉयल होने के लिए लगभग उसको 100 डिग्री जाना पड़ेगा। यानी कि दिस मिक्सचर और अ मिक्सचर डज नॉट बॉयल एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, इट बॉयल्स इन ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये जो दोनों लाइंस का गैप आपको दिख रहा है ये वास्तव में वही रेंज बता रहा है। दैट फॉर ए पर्टिकुलर कंपोजिशन, लेट्स से दिस, द मिक्सचर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट दिस टेम्परेचर and the mixture completely boils at this temperature. This is initial boiling point and this is final boiling point. Initial boiling point को ही हम लोग कहते हैं बबल पॉइंट। बबल पॉइंट यानी कि जिस टेम्परेचर पे पहला बबल ऑफ वेपर बनना शुरू हो जाए, पहला बबल ऑफ वेपर बनता है क्योंकि उसके नीचे लिक्विड है और ऊपर वाली लाइन के ऊपर गैस है, तो इस लाइन के बाद ही वेपर बनना शुरू हो रहा है। तो जिस टेम्परेचर पे पहला बबल ऑफ वेपर बनता है उसे कहते हैं बबल पॉइंट। यहां रहा उसका डेफिनेशन कि द टेम्परेचर एट विच द फर्स्ट बबल ऑफ वेपर इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड बबल पॉइंट। जैसे मैंने एग्जांपल लिया दारू और पानी का, तो लगभग 70-75 के आसपास वो बॉयल होना शुरू होगा। तो जिस टेम्परेचर पे भी, चाहे वो 70 हो 75 जो भी हो, जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल होना शुरू हुआ वो उस मिक्सचर का कहलाएगा बबल पॉइंट। नेक्स्ट, ड्यू पॉइंट, ये जो ऊपर वाला लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ड्यू पॉइंट को। दैट मींस कि अगर मान लीजिए सब कुछ गैस होता तो टेम्परेचर कितना घटाएं कि पहला ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्म हो जाए, तो वही होगा ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट की डेफिनेशन कहता है कि द टेम्परेचर एट विच द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। यानी कि अगर आपके पास केवल लिक्विड है, आप टेम्परेचर बढ़ाने जाते हैं, तो जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल होना शुरू होता है उसको कहते हैं बबल पॉइंट, और जिस टेम्परेचर पे वो कंप्लीटली बॉयल हो जाता है उसको कहते हैं ड्यू पॉइंट। लेकिन इसी बात को हम दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास गैस का मिक्सचर है, आप उसको टेम्परेचर कम करते जाएं, तो जिस टेम्परेचर पे पहला ड्रॉप ऑफ लिक्विड का फॉर्मेशन होगा उसी को कहते हैं हम लोग ड्यू पॉइंट। यानी कि बेसिकली बबल पॉइंट कोई नया चीज नहीं है, मिक्सचर जिस टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू हुआ वो हो गया बबल पॉइंट, और मिक्सचर जिस टेम्परेचर पे कंप्लीटली बॉयल हो गया वो हो गया ड्यू पॉइंट। राइट नाउ अब आप इस ग्राफ से देखिए, मान लीजिए कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो इस रेड डॉट, इस स्थिति में, इस रेड डॉट के सामने मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है जो नीचे वाले लाइन को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, और ऊपर वाली लाइन को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। नाउ नीचे वाले लाइन को जिस पॉइंट पे भी कट करेगा वहां से जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ये वैल्यू आपको देगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। ध्यान दीजिए, यहां पर लिक्विड भी है और वेपर भी है, तो ये पॉइंट के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो नीचे वाली लाइन, बबल पॉइंट वाली लाइन को जहां इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट से वर्टिकली नीचे जाएंगे तो हमें एक मोल फ्रैक्शन मिलेगा। वो जो मोल फ्रैक्शन होगा वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। सिमिलरली यही लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन था, ऊपर वाली लाइन को जहां काटेगा वहां से जो वर्टिकल लाइन लेंगे ये होगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। अगर नॉर्मल टर्म्स में बात करूं मैं तो ये आपका होगा XA,
और ये आपका होगा YA, और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि YA जो होगा वो XA से बड़ा होगा। आप देख लीजिए XA जो लिक्विड में कह रहा हूं, ये वाला पॉइंट ये है कि A के लिक्विड में कितने मोल्स हैं अपॉन A के लिक्विड में कितने मोल्स हैं प्लस B के लिक्विड में कितने मोल्स हैं। सिमिलरली ये वाला पॉइंट जिसको मैं कह रहा हूं XAV, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कि वेपर फेज में A का मोल फ्रैक्शन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ A इन वेपर फेज अपॉन मोल्स ऑफ A इन वेपर फेज प्लस मोल्स ऑफ B इन वेपर फेज। तो ये है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज। आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि वेपर फेज में A का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन A का कम है, क्योंकि हमने A को B से मोर वोलेटाइल लिया है। यही वजह है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A कम है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ B ज्यादा है। नाउ ये जो रेड डॉट है यहां से सीधा वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें तो ये हमें देगा काई A, जिसको हम कह सकते हैं ओवरऑल मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि टोटल मोल्स ऑफ A, चाहे वो लिक्विड के हो चाहे प्लस वेपर के हो, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ A प्लस टोटल मोल्स ऑफ B, लिक्विड वाले भी और वेपर वाले भी। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम कैसे करता है। देखिए, मान लीजिए कि आप इस रेड वाली स्थिति में हैं, तो आपके पास कुछ लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन है, कुछ वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है। अब आप क्या कीजिए, उस स्थिति में आपके पास जितना भी वेपर है आप उसको निकाल लीजिए, आप उसको निकाल के ठंडा कर दीजिए ताकि वो लिक्विड बन जाए। तो जरा ध्यान दीजिए, आपने इस वेपर को निकाल लिया और टेम्परेचर कम करके उसको लिक्विड बना दिया, तो नाउ यू हैव रीच्ड दिस पॉइंट। कहने का सेंस ये है कि जो मोल फ्रैक्शन A का वेपर फेज में था, अब वही मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में। तो अगर लिक्विड फेज में वही मोल फ्रैक्शन होगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेपर मिलेगा उसका मोल फ्रैक्शन और भी ज्यादा होगा, क्योंकि हम हमेशा जानते हैं कि YA जो है वो XA से बड़ा है अगर A मोर वोलेटाइल है तो, राइट। तो जो मेरे पास पहले YA था उसको हमने पूरे वेपर को बाहर निकाल लिया और बाहर निकाल के उसका टेम्परेचर घटाया ताकि वो लिक्विड बन जाए। यानी कि जो कंपोजिशन मेरे पास पहले वेपर फेज में थी वो अब लिक्विड फेज में। तो अगर लिक्विड फेज में वो कंपोजिशन है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें वेपर्स मिलेंगे उसमें A का मोल फ्रैक्शन और भी ज्यादा होगा, क्योंकि YA को तो XA से बड़ा होना ही चाहिए। पहले जो YA था अब वो नया XA है, तो अब जो नया YA आएगा वो पहले वाले YA से तो ज्यादा ही होगा। फिर हम उसको भी बाहर निकाल लेंगे और फिर हम उसको ठंडा करेंगे और फिर वो लिक्विड में आ जाएगा और फर्दर फिर हम और आगे बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग प्योर A की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक परिस्थिति है जिसमें लिक्विड फेज में A का मोल फ्रैक्शन 0.4 है और वेपर फेज में A का मोल फ्रैक्शन 0.6 है। आपने क्या किया, सारे वेपर्स को निकाल लिया और उसको ठंडा करके लिक्विड बना दिया। तो अब A का लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन हो गया 0.6। तो अब जो भी वेपर बनेगा वो A के 0.6 के रेस्पेक्ट में बनेगा। तो जो नया वेपर बनेगा उस वेपर में A का मोल फ्रैक्शन 0.6 से ज्यादा होगा। लेट अस अज्यूम कि वो 0.8 हो जाता है, 0.85 हो जाता है। अब क्या करेंगे, फिर से सारा वेपर्स निकाल लेंगे, उसको ठंडा करेंगे, लिक्विड बना देंगे। तो अब लिक्विड में A का मोल फ्रैक्शन हो गया 0.85। अब ये वेपर में ट्रांसफॉर्म होगा तो A का मोल फ्रैक्शन वेपर में और ज्यादा होगा, मान लेते हैं 0.98। फिर अब उसको भी बाहर निकाल लेंगे वेपर को, फिर ठंडा करेंगे, तो अब लिक्विड में मोल फ्रैक्शन होगा 0.98। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेपर आएगा वो हो सकता है 0.997। यानी कि धीरे धीरे हम प्योर A की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके से हम A और B को सेपरेट कर लेते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। लेकिन खास बात यह है कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन केवल आइडियल सॉल्यूशंस में ही वैलिड है। नॉन आइडियल को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते।
इसका रियल लाइफ एग्जांपल है बहुत अच्छा, क्रूड ऑयल का जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो क्रूड ऑयल को पहले हम लोग डिसॉल्टर वगैरह से पास करते हैं, उसके बाद टेम्परेचर काफी हाई करते हैं और उसको फिर पहले प्री फ्रैक्शनेटर में डालते हैं। तो क्रूड ऑयल में सारे तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, जितने भी हैं। अब जैसे ही हम टेम्परेचर 195 डिग्री के आसपास करते हैं, जो भी उस मिक्सचर के अंदर लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये लोग बहुत ज्यादा गैस बन जाते हैं और इसलिए वहां से जो वेपर निकालते हैं उसमें मोस्टली यही छोटे छोटे गैसेस होते हैं, वहां से हम लोग एलपीजी वगैरह बना लेते हैं। उसके बाद फिर से उसको कंप्रेस करके हीट करते हैं, कंप्रेस करके फिर उसको भेजते हैं एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट में, जहां पर हमको एटीएफ, पेट्रोल वगैरह वगैरह मिलता है। और फिर जब उसके बाद भी फर्दर बच जाता है जो, उसको फर्दर हम भेजते हैं। तो डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स में, चूंकि अलग अलग चीजों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स में जो वेपर्स निकलते हैं, उस वेपर में एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का प्रेडोमिनेंस होता है और इस तरीके से हम सारी चीजों को सेपरेट करते हैं। यही है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब अगर आप ग्राफ देखिए, ये तो आइडियल सॉल्यूशन की बात हो गई। अगर आप ग्राफ देखिए पॉजिटिव डेविएशन वाला और नेगेटिव डेविएशन वाला, तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट ऐसा मिलता है जिस पॉइंट पे लिक्विड फेज का कंपोजिशन और वेपर फेज का कंपोजिशन, या मैं कहूं कि बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट सेम हो जाता है। तो से सपोज आप यहां पे थे, आप ऐसे ऐसे चलना शुरू करेंगे, अल्टीमेटली आप यहां आके रुक जाएंगे, अल्टीमेटली आप यहां आके रुक जाएंगे। यानी कि ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से संभव नहीं है। मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि पॉजिटिव डेविएशन के केस में बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम हो जाएगा और नेगेटिव डेविएशन के केस में बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इसलिए ऐसे मिक्सचर को, इस स्थिति में जो मिक्सचर है जहां पर बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट सेम हो जाता है, ऐसे मिक्सचर को हम लोग कहते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो आप लिखने के लिए लिख भी सकते हैं, अ मिक्सचर फॉर विच द बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट टर्न्स आउट टू बी द सेम आर कॉल्ड या इज कॉल्ड एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो ये हो गया आपका एजियोट्रोपिक मिक्सचर, वो भी आपका हो गया एजियोट्रोपिक मिक्सचर। दोनों में फर्क ये है कि ये लोअर बॉइलिंग एजियोट्रोप कहलाएगा और वो हायर बॉइलिंग एजियोट्रोप कहलाएगा। और इसी वजह से इसको हम, जो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के केसेस हैं, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं, उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से। उसको सेपरेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन की, जो आपके सिलेबस में पढ़ने की जरूरत नहीं। So as we can see, what is an azeotropic mixture? We have already discussed a mixture for which the bubble point and the dew point turn out to be the same. एक ऐसा मिक्सचर जिसका बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट सेम हो जाए, ऐसे मिक्सचर को हम लोग एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। एंड बेसिकली इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ प्योर सब्सटेंस, क्योंकि जैसे याद कीजिए, प्योर सब्सटेंस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही बॉयल होना शुरू होता था और कंप्लीटली बॉयल हो जाता था। यहां भी वही स्थिति है, बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट सेम हो गया, तो वो उसी टेम्परेचर पर बॉयल होना शुरू होगा और उसी टेम्परेचर पर कंप्लीटली बॉयल हो जाएगा। इसलिए इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होगा, और इसीलिए इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन, जो कि हमारे सिलेबस से बियॉन्ड है। अब मैं यहाँ आपसे एक दो सवाल डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे एक क्वेश्चन है जो असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 9 है या 8 है, देखना पड़ना है, शायद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है कि हाउ मच आइस विल सेपरेट आउट इफ a solution containing 25 grams of ethylene glycol, ethylene glycol होता है CH2OH CH2OH, molecular mass इसका 62, in 100 grams of water is cooled to -10 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 100 ग्राम पानी है और उसमें 25 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल हमने डाला है। इस सॉल्यूशन को यदि हम जबरदस्ती ठंडा कर दें -10 डिग्री तक, तो जब हम -10 डिग्री तक इसको ले जाएंगे तो कितना बर्फ उसमें से बाहर निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले से कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। ध्यान दीजिए, होगा ये कि लेट अस अज्यूम कि आपके पास कुछ पानी है, उसमें आपके पास कुछ सॉल्यूट है, सॉल्यूट के कारण फ्रीजिंग पॉइंट घटा होगा, तो लेट अस अज्यूम कि -0 डिग्री से की जगह फ्रीजिंग पॉइंट हो गया -4 डिग्री, जो भी सॉल्यूट दिया वो उसके हिसाब से।
लेकिन हम टेम्परेचर कहां ले जा रहे हैं? -10 तक। तो जैसे ही -4 के नीचे जाना शुरू करेंगे, बर्फ बनना शुरू हो जाएगा। पानी बर्फ बन के बाहर निकलेगा तो सॉल्यूशन में पानी का अमाउंट घटेगा, और जब सॉल्वेंट का अमाउंट घटेगा तो मोललिटी बढ़ेगा। मोललिटी बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट और घटेगा। लेट अस अज्यूम कि फ्रीजिंग पॉइंट -4 से घट के -7 हो गया, लेकिन हम टेम्परेचर कहां ले जा रहे हैं? -10। तो जैसे ही -7 के नीचे जाएंगे, वो फिर से और पानी बर्फ बनेगा, फिर से पानी का अमाउंट घटेगा, फिर से मोललिटी बढ़ेगा, और फिर से फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। ये बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट घटने की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि फ्रीजिंग पॉइंट -10 डिग्री ना हो जाए। क्योंकि अगर फ्रीजिंग पॉइंट -10 डिग्री से कम हुआ तो टेम्परेचर अगर -10 रहेगा तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगा, और अगर फ्रीजिंग पॉइंट -10 से ज्यादा हुआ और टेम्परेचर -10 ले जाएंगे तो पानी बर्फ बनना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली अगर फ्रीजिंग पॉइंट -10 से ऊपर है तो और बर्फ बनेगा, और फ्रीजिंग पॉइंट -10 से नीचे है तो बर्फ पिघलेगा। अल्टीमेटली सिस्टम कहां रुकेगा, जाकर स्टेबल कहां होगा? अगर फ्रीजिंग पॉइंट -10 रहेगा तभी वो रुकेगा। तो हम मान लेते हैं कि x ग्राम पानी सेपरेट आउट हो गया, बाहर निकल गया, आइस बन गया। तब सॉल्यूशन में 25 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल था, वो अभी भी है, Kf की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी। अच्छा, सॉल्यूशन में 25 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल है, और चूंकि x ग्राम आइस सेपरेट हो चुका है तो 100 ग्राम पानी में से 100 - x ग्राम पानी बचा हुआ है। तो अब जो हमारे पास नया सॉल्यूशन है उसमें 100 - x ग्राम पानी बचा है और 25 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल बचा है, और ऐसे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट एग्जैक्टली -10 होना चाहिए, -10 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट -10 से ज्यादा होगा और हम टेम्परेचर -10 ले जाएंगे तो और बर्फ निकलेगा और बर्फ बनेगा, और अगर फ्रीजिंग पॉइंट -10 से कम हो जाएगा, हम टेम्परेचर -10 रखेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा है फ्रीजिंग पॉइंट से तो बर्फ और पिघलेगा। तो ये प्रोसेस रुकेगा कब? जब फ्रीजिंग पॉइंट -10 हो जाए। तो उस केस में हम फॉर्मूला लगा देंगे del Tf = Kf × मोललिटी × I। 0 - -10 = Kf 1.86। मोललिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। इथिलीन ग्लाइकोल के लिए वांडर फैक्टर 1, यहां से आप x सॉल्व करेंगे, मास ऑफ आइस निकल जाएगा। एक दूसरा सवाल है जो मैं आपको सोचने के लिए छोड़ देता हूं कि व्हाट हैपेंस टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Ki, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड के एक एक्वस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होगा? वो बढ़ेगा कि घटेगा? इफ HgI2 इज एडेड टू इट, अगर उसमें मर्क्यूरिक आयोडाइड ऐड करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Ki के फ्रीजिंग पॉइंट में क्या चेंज आएगा? मतलब वो बढ़ेगा या घटेगा? ये क्वेश्चन है। इसके लिए मैं केवल आपको एक हिंट दे देता हूं कि Ki के प्रेजेंस में HgI2 एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, और ये उसका डिसोसिएशन है। मैं चाहूंगा कि इस पे आप दिमाग लगाएंगे, और थ्योरेटिकली ये चैप्टर जो है अभी समाप्त होता है। कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग फर्दर नेक्स्ट ऑनकमिंग लेक्चर्स में करेंगे, ऑनकमिंग वीडियोस में करेंगे, एंड वी विल वेट फॉर दैट। थैंक यू।